जो कृषि है, कृषि के बिना इस संसार में कुछ नहीं है। कैसे? हमारी भोजन की, पानी की और हवा की जो ज़रूरत है वो कृषि से पूरी होती है। कतिपय कारणों से हमने सोचा कि कृषि से केवल भोजन की पूर्ति मिस हम कहाँ कर रहे हैं। कृषि से हमारी भोजन, पानी, हवा, वस्त्र, मकान सब की ज़रूरत पूरी होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली आवश्यकता हमारी हवा की है, यानी ऑक्सीजन। इसको हमें दिन में 21,000 बार चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता ऑक्सीजन की है, दिन में आप 21,000 बार लेते हो। दूसरे नंबर पानी की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये दिन में हमको 10 से 20 बार पीना पड़ता है। ठंड के सीजन में 10 बार, गर्मी के सीजन में 20 बार। तीसरी ज़रूरत भोजन की है, ये दिन में 2 से 3 बार। कोई 2 बार खाता है, कोई 3 बार खाता है। चौथी ज़रूरत हमारी वस्त्र की है, सब लोग पहनते हैं। और पांचवी ज़रूरत मेरी मकान की है। 1 ज़रूरत, 2 ज़रूरत, 3 ज़रूरत, 4 ज़रूरत और 5वीं ज़रूरत है। समझना बात को सिर्फ इतना है। अभी हमने अपने दिमाग से क्या किया कि खेती किसके लिए है? खेती भोजन के लिए है। तो भोजन के लिए मैंने अन्न उगाया। पानी के लिए हमने आज तक सोचना प्रारंभ नहीं किया, और ना हवा के लिए मैंने सोचना शुरू किया। हवा और पानी को तो मैं कुदरत का मेहरबानी समझता हूँ कि ये तो हमको मिल जाती है, फ्री ऑफ कास्ट मिलती है। इसके लिए हमें प्रयास क्या करना? क्योंकि मैंने सोचा नहीं था इन दो के बारे में, इसीलिए क्या हुआ कि पानी में हैवी मेटल्स आ गए, कंटामिनेट हो गया पानी। और हुआ किससे है? हमारी दूषित कृषि सिस्टम से। ये पानी जो ड्रिंकिंग वाटर था, अगर ये खराब हुआ है तो क्यों हुआ है? क्योंकि मुझे खेती का ज्ञान नहीं था। मेरे टारगेट में, मेरे नज़रों के सामने केवल एक ही चीज़ था, भोजन। तो शुरुआत में तो भोजन 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 चला, भोजन के लिए हम खेती करते रहे। फिर और आगे जब भौतिक संसाधन आ गए, क्योंकि एक समय पहले भौतिक संसाधन नहीं थे, तो हमारी खेती होती थी केवल भोजन के लिए। अब आ गए भौतिक संसाधन, तो अब हम अन्न के लिए नहीं करते। अन्न मिल ही जाता है, लेकिन अब मेरी सोच बदली, तो हम आमदनी के लिए, आय के लिए, मतलब धन इसमें जुड़ गया कि खेती करना है, मतलब 1 लाख रुपए कमाना है। भोजन मेरा गंदा हो जाए, पानी गंदा हो जाए, हवा कम हो जाए, मेरा एरिया क्या है, मेरा टास्क क्या है? हमें अमुक धनराशि चाहिए, मेरा फोकस यहाँ है, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये जो खेती है, वेद में जाएंगे, वेद में जो कृषि है, उस कृषि का मूल मकसद है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यानी खेती एक वह विषय है जो इस भूमंडल पर रहने वाले समस्त 84 लाख योनियों के लिए है। अभी देखना, किसान जब खेती करता है तो उसको क्या ध्यान में रहता है कि अपना परिवार, अपनी ज़रूरतें। तो 5 एकड़ ज़मीन में अपने लिए गन्ना, या अपने लिए आलू, या अपने लिए गेहूँ, मतलब ऐसे सोचता है कि चूँकि अपने लिए भी नहीं सोचता। अगर अपने लिए सोचता तो कुछ खाने, रोटी के लिए मक्का बोता, जौ बोता, गेहूँ बोता, फिर दाल के लिए कुछ दलहनी फसलें बोता, तेल के लिए तिलहनी फसलें बोता, बच्चों के लिए, फल के लिए कुछ फल वाले पेड़ लगाता, कुछ सब्जी लगाता। अपने लिए नहीं कर रहा है, भोजन के लिए भी नहीं कर रहा है।
वो सोचता है कि मैं अमुक फसल बोऊंगा तो इतने की बिक जाएगी, इतना शुद्ध मुनाफा आ जाएगा, इससे फिर मैं तेल, दाल, चावल, मछली जो कुछ चाहिए खरीद लूँगा। ठीक है ना? चलिए, तो खेती सेंट्रलाइज कर ली इंसान ने कि हम खेती अपने लिए करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कृषि का नियम है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब देखिए, खेती जब हम करते हैं तो जमीन में बीज बोते हैं, हम बीज फसल बोएंगे ना, फसल का बीज, किसी भी फसल का बीज, गन्ने का, चने का, पपीते का, आलू का, कटहल का, कद्दू का, किसी भी फसल का बीज जमीन में बोएंगे। कहाँ बोएंगे? भूमि में बोएंगे। बीज को जमने के लिए क्या चाहिए? हवा और पानी चाहिए। जमीन में आपने पलेवा कर दिए तो नमी हो गई है और हवा तो है ही है, तो जम गया बीज। हवा पानी से तो जम सकता है, लेकिन इस बीज को ग्रोथ भी करनी है, मतलब अपनी जवानी को, जो भी इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि वेजिटेटिव ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए, इतनी ब्रांचिंग होनी चाहिए, इतने टिलर्स आने चाहिए, तो टिलर्स पैदा करने हैं, 3 फुट की हाइट उसको गेन करनी है। तो जमने में तो केवल जल और वायु की जरूरत थी, लेकिन वो फसल इतनी बढ़नी चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए? इस जमीन में ह्यूमस, मतलब जीवांश, इस वेद का सूत्र है जीवे जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है इस नेचर में। जैसे हम लोग भी जीव खाते हैं, जीव माने अगर हम गेहूं खाते हैं ना, गेहूं में जीवन है, गेहूं में जीवन है, चने में जीवन है, मूली गाजर उखाड़ के खाते हैं, वो भी जीवंत थी। वनस्पतियां भी जीवित हैं, तो हम वनस्पतियां खाते हैं। कुछ एनिमल इसी यूनिवर्स में मांसाहारी हैं, वो मांस खाते हैं, उनको परमात्मा ने बनाई इसलिए कि तुम्हें मांस खाना। क्यों? पर्टिकुलर किसी भी जीव की पॉपुलेशन को नियंत्रित रखने के लिए उनकी ड्यूटी है। नहीं तो शेर नहीं होगा तो जंगल में इतने हिरण हो जाएंगे, फिर कुछ पूछो मत। तो नेचर अपने इंटायर व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर तैयार किया है, उसके निमित्त सब इकाइयाँ 84 लाख की होनी। तो कुछ हम लोग शाकाहारी हैं तो वनस्पतियाँ खाएंगे, जंगल में कुछ जीव जो जानवर मांसाहारी हैं वो मांस खाएंगे। और वनस्पतियाँ क्या हैं? वनस्पतियाँ खुद जीव है, तो वनस्पतियाँ क्या खाएंगी? वनस्पतियाँ मांसाहारी हैं, ये सारी वनस्पतियाँ मांस खाती हैं, लेकिन फर्क इतना सा, ये किसी का शिकार, ये किसी को मार के नहीं खाती। जब नेचुरली केंचुआ मर जाएगा, नेचुरली दीमक मर जाएगा, नेचुरली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, हम नेचुरली मर जाएंगे, तो मरे हुए जीवों का जीव द्रव्य, जिसको जीवांश बोलते हो, मिट्टी की जांच कराते तो जीवांश बोले, जीवांश कम है, तो जीवांश कम है, जीवांश ही फसल का भोजन है। अब आपने बो तो दिया गन्ना, और गन्ने को एक्स वैल्यू का जीवांश है, मान लो गन्ने को 1 साल में 10 कुंटल जीवांश चाहिए, तो जीवांश खेत में 10 कुंटल नहीं है, तो जब नहीं है तो गन्ने की ग्रोथ उतनी नहीं होगी, तो फिर आपको यूरिया डीएपी का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखना, जमीन में ह्यूमस कम था, वैज्ञानिक भाषा में हम कहते हैं फसलों को 16 या 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, 17 की जरूरत होती है। 17 में आप नाइट्रोजन देते हैं, एन देते हैं, पी फास्फेट देते हैं, के पोटाश बहुत रेयर देते हैं, और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये नेचर से मिलती है। तो 17 में 5 की तो पूर्ति हो रही है मित्र, 12 के बारे में तो आज तक किसी ने सोचा नहीं। तो क्या हुआ? वैज्ञानिक कहते हैं फसलों को 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, और पिछले 70 साल से चूंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो नेचुरली अनादिकाल से मिल रही है,
लेकिन हमने जो दिया वो नाइट्रोजन और फास्फेट दिया। 12 पोषक तत्वों के बारे में आज तक किसी को फिक्र नहीं है। इसलिए आपके भोजन का स्वाद, आपके भोजन की किसी भी दूध का स्वाद, मांस का स्वाद, रोटी का स्वाद, दाल का स्वाद, किसी भी खाने वाली सामग्री का स्वाद, उसमें वो टेस्ट वैल्यू नहीं है। दूसरा, चूंकि जमीन में जो 16, 17, 18, 20, 25, 30 प्रकार के पोषक तत्व तो क्रॉप को मिलने चाहिए, अब सॉइल में ह्यूमस की मात्रा कम है, तो क्या हुआ कि फसल में जो आप गेहूं का, चावल का उत्पादन ले रहे हो, जो खा रहे हो, अभी एक अखबार में एक न्यूज़ छपी है जिसमें 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के फूड डिपार्टमेंट ने जो शोध किया है कि चावल में, गेहूं में 45% पोषण घट गए। जिंक नहीं है, सल्फर नहीं है, आयरन नहीं है, कोबाल्ट नहीं है, मैग्नीज नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, और हर फसल में कम हो गए। जाहिर सी बात है, जब जमीन से ही फसल को नहीं मिल रहे तो फसल में कहाँ से आएंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा है कि हम अपनी फसलों को और हम अपने शरीर को, सप्लीमेंट्री फूड की बात आती है ना, तो आज मेडिकल साइंस में जाओगे तो मेडिकल की किसी भी दुकान पर छापा मार दो और मेडिकल की सारी दवाई निकाल लो तो आप पाओगे कि सारी दवाइयों में 70% सप्लीमेंट्री फूड हैं। आयरन की गोली है, जिंक की गोली है, मैग्नीशियम की गोली है, इसकी गोली है, उसकी गोली है। मनुष्य को आज सप्लीमेंट्री फूड की जरूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है ना, इसलिए पड़ रही है क्योंकि जमीन को मैंने कंसीडर नहीं किया। इंटायर खेती में मैंने बोला खेती एक ज्ञान का विषय है, और ज्ञान में क्या था, अभी पहले जब मैंने आपसे पूछा खेती में क्या चाहिए, तो खाद चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। रिच सॉइल भी किसी ने बोली, तो एक शब्द है केवल सॉइल। सॉइल सफिशिएंट नहीं है, एक समृद्धशाली सॉइल, एक रिच सॉइल। अगर ये सॉइल रिच है तो आपको फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं थी। तो फसल का बीज मैंने बोया, कहाँ बोया? भूमि में। देखना आप, फसल का बीज मैंने बोया भूमि में, और भूमि के बारे में अभी तक 70 साल के इतिहास में भूमि के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। दूसरी चीज, ये जब बीज जमेगा तो ये कहां पलेगा? जलवायु। क्योंकि आपने देखा भूमि से फसल को कितना मिलता है, केवल 5%, और जलवायु से कितना मिलता है? 95%। जैसे किसी भी क्रॉप में, किसी भी पौधे में सबसे ज़्यादा क्या है? तो सबसे ज़्यादा 95% हिस्सा किसी भी प्लांट के बनने में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। कितना रोल? 95%। और सॉइल से कितना मिलता है? 5%। तो अभी खेती में समझना एक विषय क्या लैक हो रहा है, जमीन का तो लैक हो ही रहा है। जमीन के बारे में हमको ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं देता। दूसरा, क्लाइमेट, जहाँ से 90% पोषण मिल रहा है पौधे को, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बारे में भी किसी को चिंता नहीं है। लेकिन आपने सुना है ग्लोबल वार्मिंग, आपने सुना है जलवायु परिवर्तन। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जमीन टेम्परेट हो गई, जमीन का तापमान बढ़ गया, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और जलवायु में परिवर्तन आ गया, जलवायु परिवर्तन के खतरे। तो जाहिर सी बात है कि सरफेस वाटर नहीं है, 5% सरफेस वाटर होना चाहिए कहीं भी, किसी भी गांव में, किसी भी जिले में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में। खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी क्षेत्र विशेष में 5% जलाशय का क्षेत्र है, यानी 100 हेक्टेयर अगर जमीन है तो 5 हेक्टेयर में अगर जलाशय हैं, तो जल की बात खत्म होती है। और अगर 20% एरिया में मिनिमम जंगल हैं, तो कौन कहेगा कि जलवायु परिवर्तन हुआ? कैसे होगा जलवायु परिवर्तन? कभी नहीं होगा।
आपने सरफेस वाटर ख़त्म कर दिया, आपने जंगल काट दिया, इसलिए जलवायु परिवर्तन का खतरा है। तो अब देखिए कि ज़मीन में ह्यूमस नहीं है तो 5% एनर्जी नहीं मिल रही इसको, प्लांट को, और जलवायु गड़बड़ है तो इस एटमॉस्फेयर में क्या है, अगर गर्म हवा चल जाए, हवा की गति तेज हो जाए, हवा में गर्मी बढ़ जाए तो दाना श्रिंक कर जाएगा, सूख जाएगा। अब ये हवा की गति कैसी होनी चाहिए, हवा में ह्यूमिडिटी कैसी होनी चाहिए, इसका ज्ञान कौन रखता है? मनुष्य के पास तो इसका ज्ञान है नहीं, इसका ज्ञान है कुदरत के पास, प्रकृति के पास। प्रकृति ऑटोमेटिक ये व्यवस्थाएं सब ठीक रखती है, लेकिन प्रकृति कहती है कि हे पुत्र मनुष्य से कि अगर तुम हमको कंसीडर करोगे तो हम आपको कंसीडर करेंगे। क्योंकि हमने इनको नेचर को कंसीडर नहीं किया, इसलिए नेचर ने भी अपना रूप बदला। कब तक बर्दाश्त करेगी बेचारी, ठीक है ना। तो जलवायु, तो बीज मैंने बोया भूमि में, जमा भूमि में, खड़ा भूमि में, भूमि से कुछ पोषक तत्व ले रहा, कुछ पोषक तत्व ले रहा जलवायु से। दूसरा अब है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता ये क्या है? ये 84 लाख योनियों का आपस में सामंजस्य। जैसे आपने मटर बोई और कहा कि इसमें खरपतवार हैं, वीडीसाइड से मार दिया, और प्रकृति कहती है कि बायोडाइवर्सिटी रिच होना चाहिए, तो अभी तो बायोडाइवर्सिटी को आपने डिस्टर्ब कर दिया। देखिए मटर में इल्ली लगी तो आप इल्ली को मारने के लिए चल पड़े दवा लेके, तो इल्ली तो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट थी, आपने उसको इल्ली को मार दिया। माहू लगी, माहू को मार दिया। जमीन में सफ़ेद गिडार की शिकायत हुई तो सफ़ेद गिडार मार दिया। दीमक की शिकायत आई तो दीमक मारने के लिए दवा लेके चल पड़े। अब यहाँ पर हुआ क्या है? पिछले 60-50 सालों से ये मनुष्य, इस हिंदुस्तान का इंटायर किसान, इंटायर वैज्ञानिक यही कह रहा है सफ़ेद गिडार को तो मारना पड़ेगा, दीमक को तो मारना पड़ेगा, इल्ली को तो मारना पड़ेगा, पॉट बोरर को तो मारना पड़ेगा, माहू को तो मारना पड़ेगा, ये इंसेक्टिसाइड हैं, इस फसल के लिए ऐसे डालो, ऐसे मर जाएगा। आप मार पाए क्या? हम जिसको मारने का प्रयास करते रहे वो कोई नहीं मरा, और जिनको मारने का प्रयास नहीं कर रहे थे वो सब मर गए। मधुमक्खी मर गई, तितली मर गई, चिड़िया मर गई, केंचुआ मर गया, मेंढक मर गया, और हम स्वयं मरने की कगार पर खड़े। खेती का ये विषय तो नहीं है, वेद में खेती का तो मतलब ये नहीं बताया गया है। वेद तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप किसी को क्यों मारते हो? मारने और जिलाने का काम नेचर का है। प्रकृति जिसको चाहेगी उसको रखेगी, जिसको चाहेगी नहीं रखेगी। वो प्रकृति वही करेगी जो इंसान के हित में होगा, मनुष्य के हित में। तो प्रकृति कहती है ये काम मुझ पर छोड़ दो, ये मैं करूंगी, तुम क्या करोगे? तुम केवल इतना करो। तो हम क्या है? किसान क्या है? एक मैनेजर है, और मैनेजर का मतलब है कि अपनी भूमि को मैनेजमेंट किसका करना है? देखिए हमको मैनेजमेंट करना है भूमि की उर्वरता का। हमको किसान को मैनेजमेंट करना है भूमि की उर्वरता का। हमको मैनेजमेंट करना है सतही जल का। हमको मैनेजमेंट करना है भूगर्भ जल का। हमको मैनेजमेंट करना है जंगल का। हमको मैनेजमेंट करना है जैव विविधता का। कृषि की टेक्नोलॉजी को मैनेजमेंट तो आता नहीं। हमारे देश के किसी भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को मैनेजमेंट तो आता ही नहीं खेती का। वो क्या कर रहे हैं? आपको चूंकि कार खरीदनी है, मकान खरीदनी है, तो वो क्या कहते हैं? एक टेक्नोलॉजी है कि इस जमीन से आप इतना ले सकते हैं, जमीन जाए भाड़ में।
एक टेक्नोलॉजी है कि आप 400 फुट नीचे का पानी निकाल करके गन्ना बो सकते हैं। गन्ने का रेट 400 रुपया क्विंटल मिलेगा, 1 एकड़ में 1 लाख का गन्ना बिकेगा। तो वो कहते जमीन का पानी लूट लो। वो कहते हैं गन्ने में अमुक रोग लगेगा, अमुक कीड़ा लगेगा, पेस्टिसाइड डाल दो। अभी क्या कर रहे हैं हम? बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर रहे हैं, जंगल को नष्ट कर रहे हैं, भूगर्भ जल का दोहन कर रहे हैं, सतही जल को ख़त्म कर रहे हैं, बारिश के पानी को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को लूट रहे हैं। और क्या कहते हैं, मैं कृषि वैज्ञानिक हूं। मतलब मुझे तो शर्म आती है, जिसको ना आती हो ना आए। कृषि वैज्ञानिक का मतलब है क्योंकि कृषि प्रकृति की व्यवस्था में की जा रही है। बिना क्लाइमेट के आपका पौधा नहीं चल सकता, बिना फर्टाइल सॉइल के आपका पौधा नहीं चल सकता, बिना बायोडाइवर्सिटी के आपके फसलों में कीट और व्याधियों का नियंत्रण नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया, ये सारा का सारा जो नेचर का काम था वो अपने हाथ में ले लिया और कहा मैं करके दिखाऊंगा। और क्या करके दिखाया? आज की तारीख में हमने क्या करके दिखाया? हमने करके दिखाया कि पहले कभी किसान जिंदगी में खेती में घाटा हो जाने के कारण तो सुसाइड नहीं करता था, आज किसान सुसाइड करता है। मैंने तो देखा कि पहले कहीं ड्रिंकिंग वाटर की समस्या नहीं थी, 40-50 फुट पर कुएं से पानी निकाल के मीठा पानी पी लीजिए, आज कुएं तो सूख गए। मैंने तो कभी नहीं सुना था कि पानी में कभी हैवी मेटल्स होते हैं, आज हैवी मेटल्स हैं तो आप आरओ लगा रहे हो। मैंने तो कभी नहीं सुना था कि फसल में रोग लगता है, मैंने तो कभी नहीं सुना था फसलों में कीड़ा लगता है, मैंने तो कभी नहीं सुना था कि फसल में सिंचाई की भी जरूरत पड़ती है। अब क्यों नहीं पड़ेगी? जब तुमने 40 फुट 50 फुट का वाटर लेवल खींच करके साले को 250 फुट पर ले गए, जमीन में ह्यूमस की मात्रा 1% होनी चाहिए तो उसको 0.3% कर दिया, बायोडाइवर्सिटी में आपके कुछ बचा ही नहीं। क्या बचा है? देश में कई बार किसान क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप बोता है, फिर कहता है साहब फसल बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, आखिरी तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई, फिर साहब पॉट फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो अब कोई वैज्ञानिक कहता है, जब किसान कहेगा कि मेरी पर परागित फसल थी, पॉट फॉर्मेशन नहीं हुआ, दाने कम पड़े, तो एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट क्या कहता है? अभी भी बायोडाइवर्सिटी पर नहीं जाएगा। तो एक काम करो, मिट्टी की जांच करा लो। क्या मतलब? वो कह रहा पौधे ने ग्रोथ पूरी किया, प्रॉपर टाइम पर फ्लावरिंग आई, तो मिट्टी की जांच का तो कोई इशू नहीं है ना। वो कह रहा पॉट फॉर्मेशन कम हुआ, फ्लावरिंग हुई, इट मीन्स पॉलिनेशन पूरा। तो पॉलिनेशन कैसे होगा? तितली और मधुमक्खी तो आप पहले मार चुके हो। तो हमने संपूर्ण खेती को उल्टा पुल्टा करके छोड़ दिया, उलझा दिया। सुलझाने का काम करना था, हमने इसको उलझा दिया, और इतना उलझा दिया कि देश के सारे वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लगे और सुलट। तो कौन सुलटाएगा? ज्ञान। खेती का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो इस गुत्थी को सुलटा सकता है। और अगर मैंने सोचा कि इस सुलटाने के चक्कर में पड़ेंगे तो मेरा घाटा हो जाएगा, तो ठीक है, जिंदगी भर आप घाटा उठाएं। लेकिन मैं कहता हूं, एक बार पतंग जैसे उड़ाते हैं ना, पतंग का मंजा जब उलझ जाता है तो थोड़ी देर के लिए, 20 मिनट के लिए पतंग उड़ानी बंद कर दो, मंजे को जरा ठीक से सुलझा लो, क्योंकि मंजा जितना लंबा होगा पतंग उतनी लंबी जाएगी। लेकिन अभी तो आपका 40 मीटर मंजा जो है उलझ चुका है, तो 40 मीटर पतंग की लंबाई कम रहेगी। तो खेती में तो हमें पता नहीं कहां तक जाना है, तो बहुत दूर तक जाना है। तो ये जो भूमि है, जल है, वायु है, मतलब भूमि की उर्वरता, सतही जल, भूगर्भ जल, जंगल और बायोडाइवर्सिटी की जो इनका कॉम्प्लेक्स है, उसको एक बार से सुलटाना है। कैसे? कि बायोडाइवर्सिटी खराब क्यों हुई, तो आपको पता चल जाएगा। जंगल काटा इसलिए खराब हुई, और क्या विषय है? पेस्टिसाइड डाला इसलिए खराब हुई। भूगर्भ जल नीचे क्यों गया,
तो जाहिर सी बात है कि मैंने खाद्यान्न फसलों का क्षेत्र बढ़ा दिया, दलहनी तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल कम कर दिया। खाद्यान्न फसलों को चूंकि पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए पानी की निकासी ज़्यादा हुई। और सतही जल नीचे क्यों, भूगर्भ जल नीचे क्यों चला गया? क्योंकि पहले बारिश ज़्यादा होती थी, अब बारिश कम होती है। बारिश कम क्यों होती है? क्योंकि अब मेरे पास फॉरेस्ट एरिया कम हो गया। चलो, जो भी बारिश होती वो कहाँ जाता है? पानी। मेड़ें कट गई, चकबंदी हो गई, मेड़ें कट गई, पानी बह के फिर नदी के रास्ते फिर समुद्र में चला जाता है। तो विषय मित्र इतना है कि खेती तो निरंतर है, खेती खत्म जीवन खत्म, खेती खत्म जीवन खत्म, और खेती तो लगभग खत्म। अब डेवलपमेंट के लोग कुछ भी कहें, देश विकास कर रहा है, प्रगति के पथ पर है, तो अभी तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। विकास किसको कहते हैं? डेवलपमेंट का मतलब है कि प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर क्षेत्र में जितना प्रोडक्शन हायर आएगा और विदाउट लागत के आएगा। अब जैसे सॉइल की उर्वरता ठीक है, सतही जल ठीक है, जंगल ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ठीक है, तो आपने वो बीज उठाया, बीज बो दिया। देखिए, आप भूमि की उर्वरता ठीक है, आपने जिस फसल का बीज आपको चाहिए, कपास का चाहिए, धान का चाहिए, गन्ने का चाहिए, आपने बो दिया। अब तो फर्टिलाइजर नहीं मांगेगा, क्योंकि सॉइल के पास ताकत है उस फसल को पालने की। सतही जल बहुत है, इट मीन्स भूगर्भ जल ऊपर है, अब आपका गन्ना पानी नहीं मांगेगा। जंगल ठीक है तो बायोडाइवर्सिटी ठीक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है विदाउट जंगल। अगर जंगल नहीं है तो कोई कहे कि बायोडाइवर्सिटी ठीक हो सकती, नहीं हो सकती। जंगल के साथ बायोडाइवर्सिटी का रिश्ता है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है नाना प्रकार की वनस्पतियां, नाना प्रकार के जीव जंतु। तो नाना प्रकार की जब वनस्पतियां होंगी तो जीव जंतु अपने आप पैदा हो जाएंगे, क्योंकि वनस्पतियां नहीं तो नाना प्रकार के जीव जंतु आप नहीं बना पाएंगे। वनस्पतियां होंगी तो जीव जंतु अपने आप हो जाएंगे, और जीव जंतु हो गए तो आपकी फसल में कीड़ा कैसे लगेगा? नेचर का मैनेजमेंट है, नेचर समृद्धशाली हो गई, प्रकृति का वैभव ठीक हो गया तो किसान का वैभव ठीक हो गया। ना किसान को फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, ना पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है, और जो अभी लिखे थे ना ट्रैक्टर की ज़रूरत है, कृषि यंत्र की, किसी की ज़रूरत नहीं है। जंगल में कोई जुताई करता है? अभी हमारे देश में किसान जुताई करते हैं, करते थे, कभी बैल से करते थे, अब ट्रैक्टर से करते हैं। लेकिन और पहले जाएंगे, कभी एक जुताई करके बीज बो देते थे, एक जुताई करके। और जुताई भी कैसी? बैल जब जोतता तो 6-7 इंच 8 इंच तक की मिट्टी उखाड़ते चला जाता था। क्यों? सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी थी। किसान फावड़ा ऐसे मारता था, पूरा फावड़ा 9 इंच का नीचे घुस जाता था। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी थी। अब क्या हुआ? क्योंकि मैंने मैनेजमेंट भूल गया, किसान को मैनेजमेंट सिखाई नहीं। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ने केवल और केवल किसान को एक चीज़ सिखाई कि ज़मीन की फर्टिलिटी को ऐसे लूट सकते हैं, ग्राउंड वाटर को ऐसे लूट सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को ऐसे ख़त्म कर सकते हैं, और बाद में आपके मरने का रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप सुसाइड कर जाएंगे, मर जाएंगे। यहाँ जिंदा रहने के लिए कौन बात कर रहा है? आप जिंदा रहें, आप सलामत रहें, आप मुस्कुराएं, किसान सुसाइड ना करें, ऐसा कोई विषय कहाँ है टेक्नोलॉजी में? तो टेक्नोलॉजी का काम है छल कपट पाखंड पूर्वक गरीब की जेब से पैसा कैसे निकाला जाए। और ज्ञान का मतलब ये है कि गरीब आदमी को भी समृद्धशाली कैसे बनाया जाए, उसका नाम है ज्ञान। और टेक्नोलॉजी का काम है अपना भला, दूसरे की बर्बादी। तो ये है कृषि का ज्ञान। कितने चरण हैं? हम सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे, हम तालाब बनाकर वर्षा का पानी कैसे रोकेंगे, और जब वर्षा का पानी हमें रोकना आ जाएगा तो भूगर्भ जल की चिंता नहीं करनी, भूगर्भ जल तो ऊपर आ ही जाएगा। हम जंगल कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी की चिंता नहीं करनी। 3 काम करने: सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे ठीक किया जाए, वर्षा के पानी को कैसे रोका जाए, जंगल कैसे लगाया जाए। तो 3 ही चीज़ मैं कहता हूँ। मजबूत खेत की मेड़, और खेत की मेड़ पर नाना प्रकार के अच्छी किस्म के पेड़, ठीक है ना, और पेस्टिसाइड यूरिया का प्रयोग बंद।
ऑटोमेटिकली जब जंगल होगा बारिश का पानी रुकेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सारे लोग कहते हैं भगवान किसकी वो थे उत्पत्ति विष्णु के। विष्णु का मतलब वाटर है मित्र। अगर कहीं जीव की उत्पत्ति का कोई संयोग बनेगा तो पानी की उपस्थिति में बनेगा। अगर कहीं बायोडाइवर्सिटी है, अगर बायोडाइवर्सिटी की उत्पत्ति का, बायोडाइवर्सिटी की संपन्नता का कोई अगर सपना देख रहा है और विदाउट वाटर, तो मेंटली हैंडीकैप्ड है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे मोती मानस चून। लेकिन अभी क्या है, रहीमन पानी खींचिए, रहीमन पानी लूटिए, आगे आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिलेगा, ना मिले सलाह, हमको क्या लेना देना, हम तो मर के चले जाएंगे, अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब यार। क्यों गलत कह रहा हूं? तो बीइंग एग्रीकल्चरिस्ट, आप सारे लोग एग्रीकल्चरिस्ट हो, आपको किसानों को क्या डिलीवर करना है? कोई, जैसे मैं विनोद कुमार सचान अकेला चिल्ला रहा हूं, मेरे बहुत आलोचक, इसका क्या मतलब है ना चिल्लाऊं? मैं तो चिल्लाऊंगा, ठीक है ना, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाऊंगा, जो मन होगा वो बोलूंगा। क्यों? मानवता के हित में, प्रकृति के हित में। कोई तो सुनेगा, कभी तो सुनेगा। और इसका सीधा सीधा संबंध है कि भाई हम तो इस समाज में रहते हैं, इस समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, इस नेचर ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो हम ऐसे खुदगर्ज तो ना बन जाएं कि जिस समाज में पैदा हुआ, जिस समाज ने हमको लालन पालन किया, पाला पोसा, जिस कुएं का पानी पिया, जिस जलाशय में कूद के नहाए, आज उस जलाशय को, उस कुएं को, उस गाय भैंस कुत्ता बिल्ली को भूल जाऊं? वो मुझे याद रखना पड़ेगा कि जंगल ऐसा होता था, खलिहान ऐसा होता था, खेत ऐसा होता था, और ऐसा होना ही चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा, किसान के चेहरे पर मुस्कान। देखिए आप, सिंपल सी कहानी, ये प्रकृति, ये प्रकृति अगर स्वस्थ होगी, ये प्रकृति अगर मुस्कुराएगी, ये प्रकृति अगर स्वस्थ होगी, संपन्न होगी, तो जानते हो क्या होगा? तो एंटायर यूनिवर्स में जो जीव जगत की माया है, सारी की सारी जीव जगत की माया स्वस्थ होगी और प्रसन्न होगी। नेचर अगर समृद्धशाली है तो ध्यान रखिए, इस संसार में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हेल्थ की प्रॉब्लम है, ना फर्टिलाइजर की प्रॉब्लम है, ना पेस्टिसाइड डालने की जरूरत है, ना हमें अस्पताल जाने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि प्रकृति संपन्न ना होने, हिडन एजेंडा है। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पर लगे हैं कि ये प्रकृति समृद्धशाली ना बनने पाए। क्यों? प्रकृति अगर समृद्धशाली हो गई तो एक किसान के साथ एग्री बिजनेस करने वाले लोगों की दुकानों में ताले लग जाएंगे। और अगर प्रकृति संपन्न हुई और किसान ने बिना फर्टिलाइजर, बिना पेस्टिसाइड के कुछ उगाया, तो जितने लोग उसका खाना खाएंगे उनका अस्पताल जाना बंद हो जाएगा। तो ये कुछ एजेंसियां हैं जो नहीं चाहती कि किसान को इस बात की सत्यता का पता चले। क्यों? बिजनेस बंद हो जाएंगे, हमारी पूरी गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना?